हेलो फ्रेंड्स, हमारी संकल्प सीरीज के डे 5 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द क्रेडिट ऑफ सक्सेस ऑफ केवीके गोज टू। जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके सक्सेस का जो क्रेडिट है वो किसे दिया जाता है? मोहन सिंह मेहता, चंद्रिका प्रसाद, आर एस परोदा या फिर बी एल भारद्वाज। तो जो केवीके, सबसे पहले हम केवीके के बारे में जानते हैं कि केवीके क्या है। तो केवीके का फुल फॉर्म है कृषि विज्ञान केंद्र। जो हमारा फर्स्ट केवीके है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1974 में पोंडुचेरी में। और ये जो किसके अंडर में जो हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर के अंडर में। और सेकेंड केवीके जो हमारा जो इस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था 1976 में फतेहपुर सिकरी में। हम देखते हैं कि जो हमारा केवीके है इसमें जो फाइनेंस दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो 100% जो फाइनेंस है इसमें वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। और ये फाइनेंशियल असिस्टेंट होता है आईसीआर के द्वारा। और अगर हम देखें कि इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था तब इनिशियली 5 ईयर तक जो फाइनेंस को प्रोवाइड किया गया था वो IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली द्वारा दिया गया था। अब हम देखते हैं कि जो हमारा केवीके है, कृषि विज्ञान केंद्र, इसको रिकमेंडेड किसने किया था कि हमें केवीके बनाने चाहिए? इसको रिकमेंडेड किया था मोहन सिंह मेहता कमेटी ने। और जो इसकी सक्सेस का क्रेडिट किसको दिया जाता है? चंद्रिका प्रसाद को। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, चंद्रिका प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ मार्किंग इन चिकन। जो हमारी मुर्गियां है उनमें जो मार्किंग की जो मेथड है अप्रोप्रिएट वो कौन सी है? मतलब पक्षियों को चिन्हित करने की जो मोस्ट यूज मेथड है वो कौन सी है? टैटूइंग, ब्रांडिंग, ईयर नोचिंग या फिर टैगिंग। तो जो पक्षियों को चिन्हित करने, पक्षियों में अपनी जो मुर्गी वगैरह है इनको चिन्हित करने की, इनको मार्क करने की जो मेथड है वो कौन सी है? टैगिंग मेथड है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, टैगिंग। टैगिंग मेथड को अपन रिंगिंग मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हिंदी में हम देखें तो छल्ला डाला जाता है, मतलब छल्ला डालते हैं। तो छल्ला कहाँ, जो टैगिंग है इसमें टैग कहाँ का किया जाता है? तो उनके पैरों में करते हैं, या उनकी जो नेक है गले में वहां पे, या उनके पंखों में जो प्लास्टिक वगैरह या एल्यूमिनियम वगैरह की रिंग पहना जाती है जिससे इसमें टैगिंग की जाती है। अब और अपने जो ऑप्शन दे रखे हैं जो टैटूइंग है, तो टैटूइंग किसने की जाती है? तो टैटूइंग जो हमारे पशु है, गाय और भैंस, केटल और बफेलो वगैरह है, इनमें जो मार्किंग की मेथड है वो कौन सी है? टैटूइंग है। और जो ब्रांडिंग है वो भी हमारे गाय और भैंस में की जाती है, लेकिन ये क्या है, परमानेंट तरीका नहीं है, एक टेम्पररी तरीका, अस्थायी तरीका है गाय और भैंस को मार्क करने का। ईयर नोचिंग जो है, ईयर नोचिंग कान काटना जो है, ये सुअर में की जाती है, पिग में की जाती है। इसके अलावा एक और होती है अपनी जो पेंटिंग, जो पेंटिंग है वो भी भेड़ और बकरी में की जाती है। जो सीप और गोट है उनमें पेंटिंग विधि अपनाई जाती है मार्किंग के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेटअप इन पूसा बिहार इन ईयर। जो IARI है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कब स्टेब्लिश हुआ था? पूसा बिहार में 1929 में, 1905, 1901 या 1903। तो जो हमारा IARI है ये सेटअप कब हुआ था? 1905 में हुआ था। 1905 में पूसा बिहार में लॉर्ड कर्जन जो थे उनके अंडर में इसको स्टेब्लिश किया गया था। ये जब स्टेब्लिश हुआ तब कहाँ था? पूसा बिहार में। अभी प्रेजेंट में कहाँ पर है? पूसा रोड, न्यू दिल्ली में। तो इसमें क्या हुआ था कि 1934 में यहाँ पे अर्थक्वेक और फ्लड आया था, जिससे क्या था कि जो पूसा बिहार में बिल्डिंग बनी हुई थी वो बिल्डिंग क्या है, डैमेज हो गई थी। और तो इससे क्या, इसको क्या किया था 1936 में, इसको जो अपना पूसा रोड न्यू दिल्ली वहां पर इस बिल्डिंग को शिफ्ट कर दिया गया था। और 1936 में ही है इसके जो फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर बने थे वो कौन थे? बी विश्वनाथ। जो बी विश्वनाथ थे वो फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर बने थे कब? 1936 में। और 1947 के पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो 1947 में इसका नाम चेंज करके इंपीरियल हटा के इसकी जगह पर इंडियन लगा दिया गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। और 1958 में जो IARI है अपना, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया था। तो जो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 1905, 1905 बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वहां पूसा बिहार में तब स्टेब्लिश हुआ था। अब हम देखते हैं कि 1929 में क्या हुआ था। तो 1929 में अपना क्या हुआ था कि 1929 में ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेब्लिश हुआ था। 1901 में फर्स्ट इरिगेशन कमीशन अपॉइंट हुआ था। और 1901 में ही जो फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट थे नियोनेल्डे निसावेली, उनको भी अपॉइंट किया गया था। 1903 में क्या हुआ था? तो 1903 में मॉडर्न विलेज स्कीम लॉन्च हुई थी। इस स्कीम को लॉन्च किया था डेनियल हैमिल्टन ने। और 1903 में ही
जो हमारे HM लेफ्रॉय है उनको सेकेंड एंटोमोलॉजिस्ट अपॉइंट किया गया है। फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट अपॉइंट कब हुए थे? 1901 में, और सेकेंड हुए थे 1903 में। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क इज ए गुड सोर्स ऑफ ऑल वाटर सोल्यूबल विटामिन एक्सेप्ट फॉर। जो मिल्क है वो सभी वाटर सोल्यूबल विटामिन का गुड सोर्स है एक्सेप्ट फॉर। तो सबसे पहले हमें देखो इसमें क्या आएगा, राइबोफ्लेविन, साइनोकोबालामिन, थियामिन या एस्कॉर्बिक एसिड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे विटामिन दो टाइप के होते हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन में हमारे कौन से आते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। फैट सोल्यूबल विटामिन में आते हैं अपने विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो इसमें क्या पूछा है अपने को कि वाटर सोल्यूबल विटामिन वो कौन सा विटामिन है जो मिल्क का गुड सोर्स नहीं होता है, मतलब मिल्क में नहीं पाया जाता है? राइबोफ्लेविन, साइनोकोबालामिन, थियामिन या एस्कॉर्बिक एसिड। तो जो हमारा एस्कॉर्बिक एसिड है इसकी क्या होती है? हमारे मिल्क में कमी होती है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? अपना विटामिन सी है। विटामिन सी जो है वो जो अपना दूध है उसमें कम पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, एस्कॉर्बिक एसिड। हम देखते हैं कि जो हमारे विटामिन है इनके साइंटिफिक नेम देखते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थियामिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नाम है नियासिन, विटामिन B5 का नाम है पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B6 नाम है पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B12 है साइनोकोबालामिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई टोकोफेरॉल। तो जो हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी है ये सभी क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। और दूध में किसकी कमी होती है? विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स। जो जेनेटिक टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया? हुगो डी व्रीज, WL जोहानसन, TH मॉर्गन, W बेटसन। तो जो हमारे जेनेटिक है उसके फादर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है हमारे ग्रेगर मेंडल को। और जो जेनेटिक टर्म है वो दिया था W बेटसन है। W बेटसन जो है इन्होंने 1905 में जो जेनेटिक टर्म दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। इसके लिए हम देखते हैं कि जो हमारे बेटसन है इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हुगो डी व्रीज। हुगो डी व्रीज जो है इनको फादर ऑफ म्यूटेशन कहा जाता है। इन्होंने म्यूटेशन जो उत्परिवर्तन है उसकी खोज की थी। जोहानसन है इन्होंने बहुत सारे टर्म दिए हैं, जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, प्योर लाइन, ये सभी किसने दिए हैं? जोहानसन ने। और हमारा जो TH मॉर्गन है इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी दी है। लिंकेज थ्योरी जो है वो TH मॉर्गन के द्वारा दी गई। तो हम देखते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स है जीजे मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है अपने बेटसन, और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है वो कौन है? TH मॉर्गन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बेटसन ने 1905 में जो अपना जेनेटिक टर्म है वो दिया था। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग इंडिया में कितने जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वो है? तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है ये जो अपना 7th 5 ईयर प्लान था, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी 1988 में, इसको क्या किया गया था? इनिशिएट किया गया था प्लानिंग कमीशन के अंडर में। किसको? अपने एग्रोक्लाइमेटिक जोन वगैरह को। तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन की हम बात करें तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग है वो कितने हैं? 15 है। तो प्लानिंग कमीशन जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन बताया टोटल 15 है। और NARP और ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की तरह हमारे कितने बताए गए हैं? 131। इसके बाद हम गए हमारे एक और होते हैं एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है ये NBSS एंड LUP जो अपना नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर है, इन्होंने कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन बताया? अपने 20। और जो अपना ICR है इनके अकॉर्डिंग कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन होते हैं? 8। तो 8 एग्रो इकोलॉजिकल जोन होते हैं ICR के अकॉर्डिंग, 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन होते हैं NBSS एंड LUP के अकॉर्डिंग। और अगर एग्रोक्लाइमेटिक जोन की बात करेंगे तो प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग 15 होते हैं और ICR के अकॉर्डिंग है 131। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉप that are grown primarily to cover the soil and to reduce the loss of moisture and erosion by wind and water is called। वो क्रॉप क्या करती है? जो सोइल को कवर करती है और जो लॉस होता है सोइल मॉइस्चर का उसको रिड्यूस करती है, जो इरोजन विंड और वाटर के द्वारा होता है उसको भी कम करती है। उस क्रॉप को अपन क्या बोलते हैं? मिक्स्ड क्रॉप, कवर क्रॉप, केज क्रॉप या फिर ब्रेक क्रॉप।
तो मिक्स्ड क्रॉप क्या होती है? मिक्स्ड क्रॉप में क्या करते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा अधिक फसलों को क्या करते हैं, हम ऐसे ही रैंडमली लगा देते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ लगाना क्या कहलाता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। कवर क्रॉप क्या है कि ये क्या करती है, ये वही क्रॉप है जो क्या करती है कि इनको सॉइल को कवर कर देती है और जो अपना सॉइल का मॉइस्चर है, लॉस है, उसको कम कर देती है, इरोजन को रोक देती है, तो वो क्या होती है? कवर क्रॉप कहलाती है। कैच क्रॉप क्या होती है? कैच क्रॉप क्या होती है कि शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप होती है। किसी जैसे हमने कोई मेन क्रॉप लगाई है, वो किसी वजह से खराब हो गई है, तो वहाँ पे जो टाइम बचा हो उस नमी को यूज करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप लगा देते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? कैच क्रॉप। कैच क्रॉप में अपन मूंग, उड़द, मूली, मोठ वगैरह लगा सकते हैं। कैच क्रॉप क्या मतलब, कैच क्रॉप और भी क्या हो सकती है, जैसे हमारा जायद के टाइम पे हमने कम ड्यूरेशन वाली क्रॉप लगा दी, उसको भी अपन क्या बोलते हैं? कैच क्रॉप बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक क्रॉप। ब्रेक क्रॉप क्या होती है कि फसल की जो कंटिन्यू इकोलॉजिकल सिचुएशन है उसको तोड़ने के लिए उगाई गई क्रॉप को अपन ब्रेक क्रॉप कहते हैं। मतलब एक क्रॉप है जिसको हम लगातार लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो अपने वीड वगैरह है, इंसेक्ट वगैरह, उनका अटैक बढ़ जाएगा। उनको कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, कोई भी ऐसी क्रॉप लगाते हैं जिन पे उस पार्टिकुलर क्रॉप वीड का, इंसेक्ट का अटैक नहीं होता, उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रेक क्रॉप। जैसे अपना क्या है कि शुगर कैन राइस रोटेशन अपन ने अपना लिया, जिससे क्या होगा, जो वीड है, पेस्ट है, उनके कंटिन्यूटी को अपन खत्म कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगी? ब्रेक क्रॉप। तो इसका राइट आंसर क्या है अपना? ऑप्शन बी, कवर क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिमम पीएच रेंज फॉर फास्फोरस अवेलेबिलिटी। फास्फोरस की अवेलेबिलिटी कितने पीएच पर होती है? 6 to 8, 6.5 to 7.5, 6 to 7 या 8.5। तो जो हमारा फास्फोरस अवेलेबल होता है वो होता है हमारा 6 to 6.5 पीएच, मतलब 6 to 7 पीएच पे हमारा फास्फोरस अवेलेबल होता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। इसके अलावा और न्यूट्रिएंट है जिनकी अवेलेबिलिटी हम देखते हैं कितने पीएच पर कौन से न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं अपने। तो पीएच अगर लेस देन 6 मतलब एसिडिक सॉइल अगर अपनी वहाँ पे है, तो वहाँ पे कौन से अपने जो न्यूट्रिएंट है वो उपलब्ध होंगे? एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक। पीएच अगर 6 to 6.5 पे, तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी रहेगी फास्फोरस और बोरॉन की। और पीएच ग्रेटर देन 7 हो गया, तो वहाँ पे हमें कौन से न्यूट्रिएंट मिलेंगे? कैल्शियम और मोलिब्डेनम। जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा, कैल्शियम और मोलिब्डेनम की अवेलेबिलिटी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट इज। जो हमारा गेहूं है उसमें जो क्रिटिकल स्टेज होती है, जो क्रांतिक अवस्था है सिंचाई की, वो कौन सी है? तो जो क्रांतिक अवस्था सिंचाई की किसके द्वारा दी गई है? बी एल भारद्वाज के द्वारा दी गई थी। जो अपना व्हीट है इसी कितनी क्रांतिक अवस्था है? इसकी 5.6 स्टेज पर पानी देते हैं, इसकी छह सिंचाई की अवस्था है। तो अपन देखते हैं कि मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सी। तो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज सीआरआई, टिलरिंग, मिल्किंग या डब। तो इसकी मोस्ट क्रिटिकल स्टेज जो है वो है सीआरआई, क्राउन रूट इनिशिएशन, जो 21 डेज बाद आती है, वो इसकी मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है। अगर यहाँ पर हमने पानी नहीं दिया तो हमारा बहुत सारी इल्ड का लॉस हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि जो अपना व्हीट है इसमें कौन कौन सी इरीगेशन स्टेज पाई जाती है। तो इसमें 6 इरीगेशन स्टेज पाई जाती है, सीआरआई, टिलरिंग, जॉइंटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग और डब। जो सीआरआई है वो सोइंग के 21 डेज बाद आती है। जो टिलरिंग है अपनी वो अप टू 40 to 45 डेज में आती है। जॉइंटिंग 60 to 65 डे आफ्टर सोइंग आती है। फ्लावरिंग 80 to 85 डे आफ्टर सोइंग। मिल्किंग क्या होती है? जो 100 से 105 दिन के बाद जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं मिल्किंग। और डब स्टेज आती है 115 से 120 डे आफ्टर सोइंग, मतलब एक सोइंग जो अपनी बुआई है उसके 115 से 120 दिन बाद आती है, वो क्या होती है? डब स्टेज में। सबसे क्रिटिकल कौन सी इसमें से? सीआरआई है, क्राउन रूट इनिशिएशन। अगर हमारे पास 2 ही सिंचाई का पानी, तो हम क्या करते हैं, एक सीआरआई स्टेज में देंगे और दूसरा हम देंगे फ्लावरिंग स्टेज में। अगर हमारे पास 3 सिंचाई का पानी है तो सीआरआई में देंगे, फिर जॉइंटिंग में देंगे और फिर मिल्किंग में दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केमिकल इज यूज्ड फॉर डोरमेंसी ब्रेकिंग इन ग्राउंडनट। ग्राउंडनट में डोरमेंसी ब्रेक के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? तो अपने जो ग्राउंडनट है इसमें 3 टाइप की वेराइटियां पाई जाती है। कौन कौन सी? स्प्रेडिंग, फैलने वाली, नॉन स्प्रेडिंग मतलब जो फैलती नहीं है, गुच्छे वाली जो होती है, और सेमी स्प्रेडिंग जो अर्ध फैलने वाली, मतलब आधी फैलने वाली जो वेराइटी है। तो जो अपनी डोरमेंसी वो किसमें पाई जाती है? जो अपनी डोरमेंसी है वो स्प्रेडिंग टाइम जो होती है, अपनी फैलने वाली जो होती है उसमें पाई जाती है। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? थायोरिया, मेलिक हाइड्रोजाइड, नेप्थेलिक एसिटिक एसिड या फिर एब्सिसिक एसिड। तो जो हमारा मेलिक हाइड्रोजाइड है वो अपन यूज करते हैं डोरमेंसी ब्रेक के लिए। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। अब देखते हैं कि अपन जो अपना ये इसमें थायोरिया है, थायोरिया अपन किस में यूज करते हैं? जो अपनी ट्यूबर क्रॉप है, जो कंद वाली फसलें होती हैं, उनमें अगर डोरमेंसी ब्रेक के लिए अपन यूज करेंगे तो वहाँ पे अपन थायोरिया करते हैं। ग्राउंडनट में मेलिक हाइड्रोजाइड,
और जो अपना ए बी है, एफसीसी, ये डोरमेंसी क्या करता है, ये डोरमेंसी को खत्म नहीं करता है, बल्कि ये डोरमेंसी लाता है, डोरमेंसी को प्रेरित करता है अपना ए बी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, हार्वेस्टिंग इंडेक्स ऑफ रेड ग्राम इज 49%, रेड ग्राम इज एन ऑफन क्रॉस पॉइंटेड, रेड ग्राम इज ए टाइप ऑफ C3 प्लांट, रेड ग्राम इज ए शॉर्ट डेकर। तो जो हमारी रेड ग्राम है, इसको अपन कब लगाते हैं, खरीफ के टाइम पे लगाते हैं, और खरीफ के टाइम पे जो पौधे लगाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट। ये तो हमारा राइट है। रेड ग्राम इज ए टाइप ऑफ C3 प्लांट, जो रेड ग्राम है ये एक C3 प्लांट ही है। और रेड ग्राम इज एन ऑफन क्रॉस पॉइंटेड, जो रेड ग्राम है हमारी वो ऑफन क्रॉस पॉइंटेड बहुधा परपरागित फसल है। जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स ऑफ रेड ग्राम इज 49 पर, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो होता है अपना रेड ग्राम का, वो सब सारी क्रॉप में सबसे कम होता है, और सबसे कम कितना होता है, वो होता है 19%, 19% जो होता है वो इसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है। अब हम देखते हैं कि जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स है वो कंसेप्ट किसने दिया था। जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स का जो कंसेप्ट है वो डोनाल्ड के द्वारा दिया गया था। और हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है, इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। इसको मेजर किस में किया जाता है, परसेंटेज में। तो हम देखते हैं कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स अलग अलग क्रॉप का हम देखते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा किसका पाया जाता है। अगर हम सीरियल क्रॉप में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है वो होता है अपना राइस का। राइस का कितना होता है, 50%। इसके बाद हम देखते हैं अगर नॉर्मल हम मोटे अनाज या अनाज वगैरह का देखें तो उनका 40% होता है, अपना शुगर केन का 27%, और अपना जैसे पल्सेस हो गया, ऑयल सीड कॉटन हो गया, इनका हम अगर कॉमन देखें तो कितना 30% देता है। लेकिन पल्सेस में अपन रेड ग्राम का कितना होता है, 19%, जो कि सबसे कम होता है। और ऐसे हम देखें कि सबसे ज़्यादा हार्वेस्ट इंडेक्स किसका होता है, जो अपने ट्यूबर क्रॉप होती है, जो रूट वाली फसलें होती हैं, इनका क्या होता है, हार्वेस्ट इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा इनमें होता है पोटैटो का लगभग 82% के लगभग हार्वेस्ट इंडेक्स होता है। लेकिन अगर सीरियल क्रॉप में पूछेंगे तो सीरियल क्रॉप में सबसे ज़्यादा राइस का होता है, और सबसे कम होता है अपना रेड ग्राम का 19%। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टॉवेल गार्ड, इनमें से किसे टावेल गार्ड के नाम से जाना जाता है, बीटर गार्ड, रिज गार्ड, स्पंज गार्ड, या ऑल ऑफ दिस। तो अपना जो बीटर गार्ड है, इसके अपना अगर अदर नेम देखें तो जैसे बीटर कुकुम्बर, बालसम पियर भी कहा जाता है। रिज गार्ड जो है अपना, इसको रिब्ड गार्ड और लो कॉस्ट वेजिटेबल कहा जाता है। स्पंज गार्ड जो अपना है, इसको अपन क्या बोलते हैं, टोवेल गार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन थर्ड, स्पंज गार्ड। अब देखते हैं कि जो हमारा स्पंज गार्ड है, इसका जो अपन बोटनिकल नेम देखें तो क्या होता है, लूफा सिलेंड्रिका। रिज गार्ड का बोटनिकल नेम क्या है, लूफा एक्यूटेंगुला। और अपना जो बीटर गार्ड है, इसका बोटनिकल नेम क्या है, मोवार्डिका करंथिया। इसके अलावा हम और देखें कि जो हमारे जितने भी ये सभी गार्ड हैं, इनका ईडेबल पार्ट क्या होता है, इनका सभी का ईडेबल पार्ट होता है इमेच्योर फ्रूट। और इनकी फैमिली क्या है, कुकर बिटेसी फैमिली के अंदर सभी आते हैं। इसके अलावा हमारा एक और एज गार्ड होता है। एज गार्ड का हम अगर अदर नेम देखें तो उसका नाम होता है वेक्स गार्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन थर्ड, स्पंज गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्ना वेराइटी ऑफ मैंगो इज ए क्रॉस बिटवीन, जो रत्ना वैरायटी है मैंगो की, वो किस किस के बीच में क्रॉस करके बनाई गई है, नीलम इंटू दशहरी, दशहरी इंटू नीलम, रत्ना इंटू अल्फांजो, नीलम इंटू अल्फांजो। तो हमारी रत्ना वैरायटी जो है वो किस क्रॉस से बनाई गई, तो नीलम इंटू दशहरी से अपनी बनाई गई है मल्लिका। मल्लिका जो वैरायटी वो क्रॉस है नीलम इंटू दशहरी का। दशहरी इंटू नीलम के क्रॉस से हमारी आम्रपाली बनाई गई है। रत्ना इंटू अल्फांजो के क्रॉस से हमारी सिंधु बनाई गई है, और नीलम इंटू अल्फांजो के क्रॉस से बनाई गई है रत्ना। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन फोर, नीलम इंटू अल्फांजो। जो हमारी मैंगो की बहुत सारे वेराइटी जो क्या करें, क्रॉस करके बनाई गई है, तो यहाँ पे कुछ क्रॉस किए देखें, नीलम इंटू दशहरी मल्लिका का हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन फोर, नीलम इंटू अल्फांजो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ड्यू इज, जो हमारी ओस होती है उसको मापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, साइक्रोमीटर, ड्रोसोमीटर, पायरहेलियोमीटर, या फिर पीजोमीटर। तो हमारा जो साइक्रोमीटर है, इसका यूज अपन करते हैं आपेक्षिक आर्द्रता, जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, साइक्रोमीटर का। ड्रोसोमीटर का यूज किया जाता है ड्यूकोमीटर करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ड्रोसोमीटर। ड्रोसोमीटर की तरह हमारी जो ओस होती है उसका हम मेजरमेंट करते हैं। पायरहेलियोमीटर, जो पायरहेलियोमीटर रहता है ये डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और हम देखें कि टोटल इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन है उसको किससे मेजर करेंगे, तो उसको अपन मेजर करते हैं पायरेनोमीटर के द्वारा। और पीजोमीटर है, इसका यूज किया जाता है डेप्थ ऑफ वाटर टेबल को मेजर करने के लिए। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सल्फर प्रेजेंट इन पाइराइट, जो हमारा पाइराइट होता है उसमें सल्फर कितना पाया जाता है। तो पाइराइट का फॉर्मूला कैसे, पहले हम देखते हैं। तो पाइराइट का फॉर्मूला होता है Fe(S2), जो पाइराइट का फॉर्मूला है वो Fe(S2) है। पाइराइट में हमारा आयरन और सल्फर पाया जाता है। आयरन कितना होता है 20 to 22% पाया जाता है। जो आयरन है वो हमारा पाया जाता है 20 से 22%, और जो हमारा सल्फर पाया जाता है वो पाया जाता है कितना 22 से 24%। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सेकेंड 20 to 24%। सल्फर कितना पाया जाता है 20 to 24%। हमारा जो पाइराइट है इसका भी अपन क्या करते हैं, तो अपनी जो क्षारीय मृदा है उनको सुधारने के लिए, एल्कलाइन सोइल जो अपनी होती है उनको सुधार के लिए, उनके रिक्लेमेशन के लिए अपन क्या करते हैं, पाइराइट का, जिप्सम का, इनका यूज करते हैं। पाइराइट और जिप्सम का यूज किया जाता है किसको, अपनी क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ इरिगेशन रिक्वायरमेंट। इरिगेशन रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या है, IR बराबर IR प्लस ER प्लस एस। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा आइए फर्स्ट फॉर्मूला दिया है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस इफेक्टिव रेनफॉल प्लस सोइल मॉइस्चर। तो जो अपना ये फॉर्मूला है ये अपना इरिगेशन रिक्वायरमेंट का नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट दिया है अपना, तो ये फॉर्मूला होता है अपना वाटर रिक्वायरमेंट का। इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस इफेक्टिव रेनफॉल प्लस सोइल मॉइस्चर, ये अपना वाटर रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला। वाटर रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला भी है सप्लाई बेस्ड, मतलब हम उसमें कितनी पूर्ति करते हैं उसके आधार पर जो अपना वाटर रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपना IR प्लस ER प्लस एस। तो ये किसका फॉर्मूला है, अपना वाटर रिक्वायरमेंट का। नेक्स्ट है अपना IR इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू इवापोरेशन प्लस ट्रांसपीरेशन प्लस वाटर यूज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो जो अपना ये फॉर्मूला है ये भी अपना इरिगेशन रिक्वायरमेंट का नहीं है, ये फॉर्मूला है अपना कंजप्टिव यूज का, कि कंजप्टिव यूज उसमें कितना होता है। तो इसमें क्या होता है, जो अपना इवापोरेशन ट्रांसपीरेशन उसमें कितना पानी यूज किया जाता है, 99% जो पानी है जो हम इरिगेशन के द्वारा देते हैं वो किस में यूज किया जाता है, इवापोरेशन और ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पोत्सर्जन के लिए अपन जो यूज करते हैं उसमें 99% यूज होता है। और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो चयापचय प्रक्रिया होती है उसके लिए सिर्फ 1% वाटर का यूज किया जाता है। तो ये अपना किसका फॉर्मूला है, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर का। अब नेक्स्ट अपना है इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू इवापोरेशन प्लस ट्रांसपीरेशन प्लस वाटर रिक्वायरमेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्लस वाटर लॉस प्लस वाटर यूज इन स्पेशल प्रैक्टिसेस। तो ये भी अपना इरिगेशन रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला नहीं है, ये भी अपना फॉर्मूला है किसका, वाटर रिक्वायरमेंट का, कि इवापोरेशन के लिए कितना पानी चाहिए, ट्रांसपीरेशन में कितना पानी चाहिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कितना यूज हुआ, वाटर का लॉस कितना हुआ, या कुछ भी स्पेशल प्रैक्टिस में अलग से हो रही उसमें कितना पानी का यूज हुआ, वो सभी क्या होती है अपनी वाटर रिक्वायरमेंट। लेकिन ये वाटर की रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला होता है अपनी डिमांड के आधार पर, मतलब उसको कितनी रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर है, उसकी मांग के आधार पर ये फॉर्मूला होता है। ये होता है अपना सप्लाई के बेस पे और ये होता है अपना उसका डिमांड के बेस पे। अब नेक्स्ट है इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू वाटर रिक्वायरमेंट माइनस इफेक्टिव रेनफॉल प्लस सोइल मॉइस्चर। तो ये अपना फॉर्मूला है इरिगेशन रिक्वायरमेंट का। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 4 इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू वाटर रिक्वायरमेंट माइनस इफेक्टिव रेनफॉल प्लस सोइल मॉइस्चर। तो अपना ऑप्शन रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, जिंजर राइजोम, गार्लिक बल्ब, पोटैटो ट्यूबर, स्वीट पोटैटो स्टोलन, ऑल ऑफ दिस। इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। तो हमारा जो राइजोम है वो जिंजर, ये क्या है मतलब अपने जो स्टेम है उनके मॉडिफिकेशन के इसमें टाइप दिए गए हैं। तो जिंजर राइजोम सही है, गार्लिक बल्ब सही है, पोटैटो ट्यूबर सही है, लेकिन स्वीट पोटैटो स्टोलन क्या है, गलत है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 4, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पूछा है, रॉन्ग ऑप्शन ही पूछा है। अब हम देखते हैं कि जो मॉडिफिकेशन होते हैं स्टेम के, तो राइजोम के अंदर आते हैं अपने जिंजर और टर्मरिक, हल्दी और अदरक जो अपने किस में आते हैं, राइजोम में आते हैं। बल्ब में आते हैं अपने गार्लिक और ऑनियन, प्याज लहसुन बल्ब में आते हैं। क्या है, तो पोटैटो का होता है क्या, ट्यूबर होता है स्टेम टाइप उसका। और कॉर्म जो है ये कोलोकेशिया जो अपनी अरबी और जिमिका वो किसके अंदर आती है, कॉर्म के अंदर आती है। और जो अपना स्वीट पोटैटो है वो किसका, एक रूट का, जो अपनी रूट होती है उसका क्या होता है, टाइप होता है, स्टेम का नहीं होता है। तो इसका रॉन्ग ऑप्शन कौन सा था उसमें, स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। जो वर्ल्ड विश्व दूध दिवस है वो कब मनाया जाता है, 26 नवंबर, 15 अक्टूबर, 1 जून या फिर 4 अप्रैल।
तो जो अपना 26 नवंबर है, अपन इस दिन क्या मनाते हैं, नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। जो अपने वर्गीज कुरियन है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को अपन क्या मनाते हैं, नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। 15 अक्टूबर की हम बात करें तो 15 अक्टूबर को नेशनल वुमेन फार्मर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन एक और डे अपना इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, ये दोनों कब मनाए जाते हैं, 15 अक्टूबर को। 1 जून जो है ये अपना है वर्ल्ड मिल्क डे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन थर्ड, 1 जून। और 4 अप्रैल को वर्ल्ड कैरोट डे के रूप में मनाया जाता है। तो 4 अप्रैल को अपना कौन सा डे रहता है, कैरोट डे। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई सोरगम इज नोन एज कैमल ऑफ क्रॉप। जो अपने ज्वार है उसे कैमल क्रॉप क्यों कहा जाता है। इट इज रेजिस्टेंट टू ड्रॉट, इट हैज एबिलिटी टू ग्रो इन एरिड सॉइल्स, it is a crop which is used to feed the camel, it requires about 1/3 less water than wheat। मतलब क्या होती है कि जो अपना सूखा है उसके लिए क्या रेजिस्टेंट होती है, सहनशील होती है, या फिर इसमें ऐसी एबिलिटी होती है कि ये जो अपना एरिड सॉइल, जो सूखी मृदा है, जो सूखा क्षेत्र है वहां पर भी ग्रो हो सकती है। या फिर हम ये जो सोरगम है, ज्वार है अपनी, इसका यूज अपन क्या करते हैं, जो ऊंट है, केमल है, उनको खिलाने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसको केमल क्रॉप कहते हैं। या फिर इसमें जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो व्हीट की तुलना में क्या होती है, 1/3 कम होती है। मतलब 1/3 पानी की रिक्वायरमेंट इसमें व्हीट की तुलना में कम लगती है। तो ऐसा तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि व्हीट की तुलना में इसमें 1/3 पानी कम लगेगा। पर हाँ, इसमें जो ये होती है ड्रॉट के लिए भी रजिस्टर होती है, सूखा तो सहनशील होती है। ये जो एरिड सॉइल है, अपना सूखे क्षेत्र है, वहां पे इसको अपन आसानी से लगा सकते हैं। और कैमल के फीड के लिए भी अपन इसका यूज करते हैं। तो इसमें क्या रहेगा राइट आंसर, बोथ फर्स्ट एंड फोर, बोथ सेकेंड एंड फोर, ओनली थर्ड, या 1, 2 एंड 3। तो इसका राइट अपना 1 भी सही है, सेकेंड भी सही है और थर्ड भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस। जो अपना बासमती चावल होता है उसका टेस्ट वेट कितना होता है। टेस्ट वेट क्या होता है, जो अपने 1000 सीड होते हैं उनके वजन को टेस्ट वेट कहा जाता है। और अगर जैसे छोटे छोटे बीज होते हैं उनका टेस्ट वेट निकाला जाता है। और अपने जो बड़े बोल्ड दाने होते हैं उनका सीड इंडेक्स निकाला जाता है। सीड इंडेक्स कितना रहता है, 100 सीड का जो वेट होता है उसे सीड इंडेक्स कहा जाता है। तो बासमती राइस का टेस्ट वेट कितना रहेगा, 21, 24, 42 या 72। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 21। अब देखते हैं अलग अलग क्रॉप का जो टेस्ट वेट अपने कुछ क्रॉप का है, जो अपने सीरियल क्रॉप का सीरियल और पल्सेस क्रॉप वगैरह उनका यहाँ पे टेस्ट वेट दिया है। बासमती राइस का होता है 21, राइस का होता है 25, अपना जो व्हीट है उसका होता है 42, पिजन पी अपनी अरहर, कॉटन, कपास का होता है 72, काउपी चवला का होता है 80, पी मटर का होता है 100, सोयाबीन का होता है 55, सेफ फ्लावर कुसुम और लिनसीड का होता है 10, टोबैको का होता है 0.25 से 0.30, जो अपना तंबाकू होता है उसका 0.25 से 0.30 होता है। ग्रीन ग्राम अपना जो मूंग है उसका टेस्ट वेट कितना रहता है, 34 to 36। पर्ल मिलेट जो अपना बाजरा है उसका होता है 5 to 7। सनफ्लावर का टेस्ट वेट जो अपनी सूरजमुखी है उसका टेस्ट वेट रहता है 40 to 50। और लूसन जो रिचका है उसका टेस्ट वेट कितना रहता है, 2 to 4। तो ये हमारी कुछ क्रॉप का हमने यहाँ पे क्या टेस्ट वेट दिया है। तो आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं किस क्रॉप का कितना टेस्ट वेट होता है। आपको सब जितनी भी अपनी क्रॉप है उनका यहाँ पे टेस्ट वेट मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक्स एंड सब्सक्राइब।